हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 13th एंड 12th ऑफ मे। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं आज की क्लास का हमारा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास रहेगी। जो 14 क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स हमारी सीरीज है, इसको आगे बढ़ाएंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स हम स्टैटिक अफेयर्स के, 8 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स के। 2 कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू होंगे जो कि आप अपने एग्जाम्स के जो प्री में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे फाइनेंस और इकोनॉमिक। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का, आप लोगों के सामने पूछा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है सियाचिन डे। आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन है कि सियाचिन डे हर साल किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 21st ऑफ जून, 13th ऑफ अप्रैल, 5th ऑफ मई या 29th ऑफ अगस्त। तो सुन, सियाचिन डे हर साल 13th ऑफ अप्रैल को हम अपनी कंट्री में इसको सेलिब्रेट करते हैं। 13th ऑफ अप्रैल 1984 में अंडर ऑपरेशन मेघदूत, ये जो सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है ना, ये वापस से तो नहीं मैं बोलूंगा, ये इंडिया के साथ ज्वाइन कर दिया गया था। हुआ क्या था, आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ठीक है, अब तो चलो यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, पर जो हम बचपन से इसको स्टेट का मैप देख रहे हैं ना, अगर इस मैप का मैं आउटलाइन ड्रॉ करूं, तो जैसे आपको यहाँ पर पता होगा कि कुछ रीजन स्टेट का असल में है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इलीगली पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो इस तरफ का रीजन है अक्साई चिन, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का वो रीजन है जो इलीगली चाइना ने कैप्चर किया हुआ है। बाकी का जो सारा रीजन है वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेस के अंडर है। अब ये जो सुन सियाचिन ग्लेशियर है ना इधर, ये सियाचिन ग्लेशियर ना असल में इंडिपेंडेंस से लेके 84 तक इसको पाकिस्तान कंट्रोल करता था, पर कुछ मतलब कोई लीगल इस पे वो नहीं था कि पाकिस्तान के हिस्से ही आना चाहिए। बस आप कह लो कि मे बी इंडिया ने इस पे टाइम से ध्यान नहीं दिया। जब हमको ये चीज रियलाइज हुई, उसके बाद हमने ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू वापस से सियाचिन को इंडिया का पार्ट बना लिया, और 84 से लेके अब देखो अगर ऑलमोस्ट 40 ईयर से, ठीक है, सियाचिन जो है इंडिया का पार्ट है। ठीक है, चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर से हमारा स्टैटिक अफेयर्स का है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हर साल स्टूडेंट्स 12th ऑफ अप्रैल को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। असल में पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, पहली बार जो इंसान स्पेस में गया था ना, हम उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। 12th ऑफ अप्रैल 1961 को ऐसा किया गया था। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा एस्ट्रोनॉट था, वो क्या नाम था उनका, जो दुनिया में फर्स्ट ह्यूमन थे जो स्पेस में पहुंचे? राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गैगारिन या फिर वेलेंटिना त्रिशुनोवा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो, या फिर कहें सॉरी, फर्स्ट ह्यूमन कहें, ठीक है, जो स्पेस में पहुंचे। देखो, ये ऐसा नहीं कि कहीं मून या मार्स की तरफ जा रहे थे, ये तो सिर्फ मतलब जो हम कहते हैं ना कि अर्थ के सरफेस से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स की हाइट के बाद अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो गया, ये मान लिया जाता है, और उसके बाद शुरू हो गया है स्पेस। ठीक है, तो वहां तक ये पहुंच कर आए थे स्टूडेंट्स। इनका नाम है यूरी गैगारिन। ठीक है, तो 12th ऑफ अप्रैल 1961 फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट दुनिया ने देखी। और स्टूडेंट्स, आप देखो कि मतलब ये काफी सारी कंट्रीज कर रही थी उस टाइम पे, और इसरो 1969 में बना, तो हम काफी लेट फॉर्म हुए, पर फिर भी इसरो ने बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया, और आज इसरो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो दुनिया की सिर्फ बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और इसरो ही कर सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। 3rd से लेके 10th तक सारे ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि 35th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल या फिर इंडो थाई कॉर्पेट, जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल क्या होता है, जैसे पेट्रोलिंग होता है कि गश्त लगाना, आप इसको पानी में भी कर सकते हो, आप इसको स्पेस में भी कर सकते हो, मतलब एयरफोर्स के द्वारा, और आप इसको लैंड पे भी कर सकते हो। तो इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में ये जो इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज को रखा गया, इसकी डेट्स यहाँ पे लिखी गई हैं। आपसे पूछा रहा है कि कौन से वो शिप्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। क्या आईएनएस विक्रांत और एचटीएमएस थोनबुरी इसमें पार्टिसिपेट किया? आईएनएस केसरी और एचटीएमएस साइबुरी ने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस चेन्नई, एचटीएमएस नारसुन ने इसमें पार्टिसिपेट किया? या आईएनएस कोची और एचटीएमएस पटानी ने इसमें पार्टिसिपेट किया? देखो, एक चीज बहुत साफ है, विक्रांत जैसे इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को हम ऐसे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने को बिल्कुल नहीं भेजते, तो विक्रांत तो इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट सही आंसर है आईएनएस केसरी और एचटीएमएस साइबुरी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इंडिया थाईलैंड दोनों कंट्रीज ने 35th एडिशन ऑफ इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल या कॉर्पेट एक्सरसाइज को रिसेंटली होस्ट किया। ठीक है, चलते अपने 4th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर्स का है। रिसेंटली जो बड़े मेजर पोर्ट्स हैं उनके लिए हरित सागर गाइडलाइन 2023 जारी की गई है। पूछा जा रहा है हरित सागर गाइडलाइंस में
क्या डिमांड या फिर क्या रिक्वायरमेंट है जो बड़े सी पोर्ट्स को पूरी करनी है। क्या उनको रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा बनानी है, क्या उनको कार्बन इमिशंस कम करने हैं, क्या उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सारी ही रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो असल में पूछा ये जा रहा है कि हरित सागर गाइडलाइंस के अंदर इंडिया के जो बड़े पोर्ट्स हैं, ठीक है, बंदरगाह हैं, उनके सामने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनमें से उनको कौन कौन सी पूरी करनी है। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो ना, पहली तीन जो है या ऑलमोस्ट आज के टाइम पे इंडिया में सबसे रिक्वायर्ड है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा ध्यान दो, कार्बन इमिशंस कम करो, क्योंकि हमने तो 2070 का टारगेट रखा है दुनिया के सामने, और आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस जो उन पे ज्यादा ध्यान दो। तो ये तो सबसे रिक्वायर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सभी को एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट प्रेशर डाल रही है कि जल्दी से ये सब चीजों को पूरा करो, और यही अब हमने अपने पोर्ट से भी रिक्वायरमेंट रखी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज ने लॉन्च कर दिया हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस। इसमें ये सब चीजों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ये आयुष मिनिस्ट्री को भी संभालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, और इंडिया के जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है उसके चार पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, जिसमें हम दुनिया भर की करेंसी, डॉलर, पाउंड, येन, ये सब रखते हैं, ठीक है, यूरो वगैरह। फिर होता है गोल्ड। थर्ड पे स्टूडेंट्स होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये आईएमएफ के द्वारा मैनेज होते हैं। और फोर्थ पे होता है कंट्रीज रिजर्व पोजीशन, ये भी आईएमएफ के द्वारा मैनेज होते हैं। अब हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, डॉलर के ऊपर ना हमारी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, पर अब इसको रियलाइज किया जा रहा है कि ये कम की जा सकती है। अब अगर आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स को आप कम करोगे तो कुछ बढ़ाना भी पड़ेगा, तभी तो फॉरेक्स जब ओवरऑल स्ट्रांग होगे, तो गोल्ड को बढ़ाया जा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व्स कितने परसेंट से बढ़ाए इन दी लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो 31 मार्च 2023 को ही खत्म हुआ। तो स्टूडेंट्स असल में 4.5%, 4.5% से, तो पहले ये रिजर्व्स थे कुछ 760 मेट्रिक टन के आसपास, अभी हो चुके हैं ऑलमोस्ट 794 मेट्रिक टन के आसपास। तो आप याद रखना कि इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स ऑलमोस्ट 800 मेट्रिक टन के आसपास पहुंच गए, ठीक है। आगे चलते। सिक्स क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, इसमें दुनिया की वो कंट्रीज या वो रीजन जहां पर मैटरनल डेथ्स, न्यू बॉर्न डेथ्स, स्टिल बर्थ्स, ये सब बहुत ज़्यादा फेस किया जा रहा है। इसमें काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। प्री पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीमेल है वो, उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है, क्या उनको आपने हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी, कैसा उनका न्यूट्रिशन था। उसके बाद पोस्ट बर्थ जो है, ठीक है, जो बहुत छोटा चाइल्ड है उसका कैसे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फोकस में आ जाती हैं। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम आज भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर पूछ रहे हैं रीजन के हिसाब से, क्या सब सहारन अफ्रीकन में डेथ सबसे ज़्यादा होती है, सेंट्रल एशियन में, सदर्न यूरोप में, या फिर साउथ अमेरिकन में, ठीक है। तो कहाँ पर असल में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स कंट्री के हिसाब से तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया में ये प्रॉब्लम है, पर अगर रीजन के हिसाब से देखें तो सब सहारन अफ्रीकन, ठीक है, सब सहारन अफ्रीकन रीजन में सबसे ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो 10 कंट्रीज जहां पर सबसे ज़्यादा ये डेथ्स वगैरह हो रही है, उसमें सबसे आगे आज भी इंडिया है, और इस पे हमको बहुत मतलब ध्यान देना भी चाहिए, कोशिश भी की जा रही है, पर क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बड़ी और आज भी इंडिया की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी है, हम उस चीज़ को जैसे से सॉल्व करेंगे, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करेंगे, न्यूट्रिशन इंप्रूव करेंगे, चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते। सेवेंथ क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपने बड़ी बार सुना होगा अरब, ये अरब कंट्रीज है, ठीक है, अरब लीग। असल में स्टूडेंट्स ये जो मैंने ऐसे एक रीजन सा ड्रॉ कर दिया ना, आप इसको कह सकते हो ये है दुनिया में अरब कंट्रीज, ठीक है। इन्होंने 11 साल के बाद, मतलब 11 ईयर्स के बाद एक कंट्री को वापस से रीजॉइन करवा लिया। आपसे ये यहाँ पर पूछा रहा है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने अरब लीग को ज्वाइन किया है आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल के बाद। इजराइल, ईरान, सीरिया या फिर यूएई। तो वो कौन सी कंट्रीज ने 11 साल के बाद फिर से ज्वाइन कर लिया है, रीजॉइन, पहले भी था फिर से वापस आ गया इन दी अरब लीग। ये है स्टूडेंट्स सीरिया। तो 11 साल के बाद अरब लीग ने रीएडमिट कर लिया। असल में हुआ क्या था, आज से 11 साल पहले वहां पर ना बहुत एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होने लग गए थे, मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं थी सीरिया की। उस टाइम पे इन्होंने अरब लीग से इसको निकाल दिया था, और अब इसके बाद वापस से 11 ईयर्स के बाद इन्होंने अरब लीग में डाल दिया है सीरिया को, ठीक है। चलते अपने 8th क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडिया में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जहां से आपको समझ में लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है। क्वेश्चन है माइतीस, ये एक लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। इंडिया की कौन सी स्टेट या यूटी में आपको माइतीस देखने को मिलेंगे? असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश। तो कहाँ स्टूडेंट्स बेसिकली माइतीस लोग जो हैं आपको देखने को मिलेंगे? तो आपने सुना होगा स्टूडेंट्स रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुए थे इन दी स्टेट ऑफ मणिपुर, उसमें
माइतीस और मणिपुर की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके बीच में काफी डिस्प्यूट हो गया था, ठीक है। अब तो चीजें काफी हद तक कंट्रोल में, फोर्सेस बुला ली गई थी, आर्मी को भी बुला लिया गया था, पर माइती जो पॉपुलेशन इंडिया में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपने 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल की फॉर्मेशन करेगी और जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनको जो भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही है उस, मतलब आपने सुना होगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात पहुंची, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हम एक पैनल बना देते हैं और वो जो पैनल है वो देखने की कोशिश करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब उस पैनल को हेड कौन करने जा रहा है? कंट्री के होम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, नीति आयोग के सीईओ या फिर वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है। तो कौन असल में होस्ट करेगा या फिर कौन इस पैनल को लीड करेगा, ठीक है। जब स्टूडेंट्स ऐसी कोई चीज होती है ना जिसमें जिसका इम्पैक्ट या जिसका आप कह सकते हो कि जिसकी वजह से और आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मतलब मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, ऐसे केस में बेस्ट होता है कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी को ये रोल दो, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करते हैं, उनके पास ऑलमोस्ट जैसे कोई भी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, होम है, सब मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीज मिलेंगे, तो कैबिनेट सेक्रेटरी का कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, ये चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी का असल में ये आप कह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी कि वो लीड करेंगे इस पैनल को। इसका काम होगा कि उन कंसर्न्स पे ध्यान देना ऑफ सेम सेक्स कपल्स, जिसमें उनको आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है, उन प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, इसके लिए ये जो पैनल है इसको बनाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का। तो रिसेंटली हमने बात करी फॉरेक्स रिजर्व की कि उसमें हम लोग फॉरेन करेंसी एसेट्स को थोड़ा कम कर रहे हैं, गोल्ड वगैरह को बढ़ा रहे हैं। अब क्या होता है कि आपके पास कितना फॉरेक्स है, कितने डॉलर्स वगैरह है, उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक अपनी एक्सटर्नल पेमेंट्स कर पाओगे। इसको सिंपली समझाता हूँ। जैसे मान लो इंडिया रोज जो इंपोर्ट करता है ना, उसकी एवरेज निकाल लो कि रोज हमको $100 का इंपोर्ट करना पड़ता है मान लो, और हमारे टोटल रिजर्व्स हैं $1000 के, तो मतलब 10 डेज तक हम इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर हम और ज्यादा डॉलर ऐड ना भी करें, जितना अभी है उतना ही यूज करते हैं, तो भी 10 दिन हमारा काम चल जाएगा। ऐसे ही पूछ रहे हैं कि हमारे पास अभी जितना फॉरेन एक्सचेंज है उसके बेसिस पे कितने टाइम तक हम इंपोर्ट वगैरह कर लेंगे, हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स जाती रहेंगी, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स या 7.1 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑलमोस्ट 7 महीने तक हमारा जो आप कह लो जो पेमेंट्स वगैरह वो चलती रहेंगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, टिल 7 मंथ्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, चलते अपने 11th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू का। ये एक ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आप जब अपना एग्जाम वगैरह दोगे ना, आपको वहां पर थोड़ा इस फॉर्म में थोड़ा मतलब चीजों को मुश्किल किया जाएगा थोड़ा आपके लिए, तो ये एक प्री लेवल का क्वेश्चन आप देख सकते हो। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको इनमें से करेक्ट बतानी है। पहली कह रही है कि ये प्राइमरी एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स है इंडिया की। दूसरी कह रही है स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको 2008 में बनाया गया। तीसरी कह रही है कि इसका काम है इन्वेस्टिगेट करना टेरर रिलेटेड क्राइम्स इंडिया की सारी स्टेट्स में, और इसके लिए इसको स्टेट से स्पेशल परमिशन भी नहीं चाहिए। करेक्ट स्टेटमेंट जो इन तीनों में से आपको ढूंढनी है, अगर आपको लगता है सिर्फ पहली सही है, पहली 2 सही है, दूसरी सही है, सारी सही है, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ ढूंढना है। क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। यही हमारी प्राइमरी एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स है। इसको एक्सिस्टेंस में लाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, मतलब ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी होगी क्योंकि एक्ट से बनाई गई है। 26/11 के जो अटैक्स है ना, मुंबई अटैक्स, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन की गई थी। इसका काम है जो टेरर रिलेटेड क्राइम होता है इंडिया में, ठीक है, उसमें इन्वेस्टिगेट करना। कई बार तो इनको इंडिया से बाहर भी इन्वेस्टिगेट करने जाना होता है और इसके लिए इनको परमिशन वगैरह नहीं चाहिए होती, ना ही इंडिया में स्टेट से इनको अलग से परमिशन चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, फाउंड किया गया था 2008 में। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे, ठीक है। 12th क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस। ये बहुत देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है, ये वाला, और ये भी मैं स्टूडेंट्स आपको ये बोलूंगा कि इतना मुश्किल क्वेश्चन असल में है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है यूएन से जुड़ी 3 स्टेटमेंट्स है, इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टूडेंट्स यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में बनाया गया था। दूसरी स्टेटमेंट है कि लीग ऑफ नेशंस असल में ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए यहां पर जो है हमको यूनाइटेड नेशंस बनाना पड़ा। और तीसरी स्टेटमेंट ये है कि इसके 191 मेंबर्स है। 3 स्टेटमेंट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप देखो, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही इसको बनाया गया था ताकि और कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया ना, वो ठीक से काम भी नहीं कर पाया, उसने वर्ल्ड वॉर 2 रोक ही नहीं पाया।
तीसरी स्टेटमेंट गलत है, 191 नहीं इसके 193 मेंबर्स हैं। इस तरह से ये जो पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने सही हो गया, ठीक है। तो पहली दो सही और लास्ट गलत, 193 मेंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यूएन के बारे में देखो, इसके हेडक्वार्टर्स मतलब जहाँ यूएनजीए बैठता है न्यूयॉर्क। आई होप बाकी तो ऐसा इसमें अलग से कुछ ऐसा नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एमजी फेरवानी कमेटी। ये जो कमेटी बनाई गई थी ना, ये किस चीज से जुड़ी हुई थी? क्या नया कोई स्टॉक एक्सचेंज बनाना उससे, क्या इंप्रूव करना ट्रांजैक्शन मेथड ऑफ पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड, क्या टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ फार्मर्स के ऊपर ये कमेटी बनाई गई थी, या फिर एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स के ऊपर ये कमेटी ने काम किया? इसमें से किस टॉपिक पे, किस कंसर्न पे इस कमेटी को बनाया गया, इस कमेटी ने काम किया? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो मनोहर जे फार्मानी क्या थे? एक इंडियन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव थे, बैंकर थे, असल में चेयरमैन रहे थे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूटीआई के। उसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक के, मतलब काफी सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने संभाली। इन्हीं के अंदर असल में ये नया स्टॉक एक्सचेंज बनाने की जो कमेटी है, इन्हीं के अंदर रखी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फाइनेंस और इकोनॉमी का। वेल्थिएस्ट मतलब सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर इंडिया में रिसेंटली अनाउंस किया गया बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर। तो वैसे तो यहाँ पर सारा एक डाटा दिया गया है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी जी। वाई जगन मोहन रेड्डी, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो सबसे रिचेस्ट सीएम्स कौन है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा के। पूरे इसमें देखो तो वेस्ट बंगाल, केरला और हरियाणा, ठीक है। ये जो लोग हैं इनको पूरे सीएम बोला गया। और रिचेस्ट में आप देख सकते हो पूरे इसमें भी जो सीएम्स है उनकी जो वर्थ है वो 1 करोड़ से ज्यादा है की। तो आप देख सकते हो 510 करोड़ से लेके 15 लाख के बीच में इंडिया के जो सारे सीएम्स है इनकी जो वर्थ है आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मुझे डिस्कस करने थे मैंने डिस्कस कर लिए। स्टूडेंट्स आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने काफी कुछ नया सीखा। मिलेंगे ऐसी अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको स्टूडेंट्स ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।